दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त देश में कैब, जो अब CAA बन गया है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कानून अधिनियम, और NRC को लेकर तमाम तरह के झूठ उगले जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं जिनका न कोई सिर है न कोई पैर है। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त कही जा रही है इसको लेकर, जितने अब तक घटनाक्रम हुए हैं, जितने अब तक उपद्रव कहे जा रहे हैं या हिंसा कही जा रही है या टकराव कहा जा रहा है, जो भी उसको कहा जाए, मीडिया में जितने घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को लेकर भी एक अजीब तरह का माहौल बनाया जा रहा है समाज में। मैं बहुत साफ शब्दों में आज कहना चाहता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को नागवार गुजरे, कि हमारे देश में एक बड़ी ताकत, एक बड़ी सत्ता, कुछ बड़े ताकतवर किस्म के लोग इस मसले को भी हिंदू और मुसलमान बनाना चाहते हैं। ये हिंदू और मुसलमान का मामला है ही नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के एक प्रावधान को और उसकी भी एक लाइन को केवल आप छोड़ दें, अगर हमने पूरे एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ एक पहलू जो जोड़ा गया है जिसमें कुछ धर्मावलंबियों के नाम हैं और एक धर्मावलंबी यानी एक धार्मिक समुदाय का नाम नहीं है, अगर उस लाइन को अगर छोड़ दिया जाए, अगर पूरे एक्ट को आप एनालाइज करें और जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको लाया गया है उसको आप समझें, तो दरअसल ये मुसलमान का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है, ये पूरे संविधान का मामला है। ये मुसलमान के खिलाफ कानून नहीं है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ कानून है, ये हमारे संविधान के खिलाफ कानून है। एक देश के बड़े ताकतवर नेता कह रहे हैं कि ये नागरिकता का कानून देश के लिए बहुत जरूरी था, हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं। पोलराइजेशन का मुद्दा, यानी कहने का मतलब कि ये पोलराइजेशन का मुद्दा नहीं है। वो विपक्ष को और उन कमेंटेटर्स को जवाब दे रहे हैं। ये मैं बता रहा हूं जिन सज्जन का, वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। उन्होंने कहा, बयान दिया और एक मीडिया के बड़े समारोह में दिया। मैंने देखा कि झारखंड की चुनाव सभाओं में भी उन्होंने ये बात कही कि ये बहुत बड़ा जरूरी मुद्दा देश के लिए था, हमारे लिए ये पोलराइजेशन का नहीं है। ये चुनाव, पोलराइजेशन शब्द उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा हमारे लिए नहीं है, तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा पोलराइजेशन को ही बनाती है, ध्रुवीकरण करती है चुनाव से पहले, और जिस तरह से पुलवामा किया, जिस तरह से तमाम चीजें, अब उस पर हम नहीं जाते हैं। तो वो एक सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो देश की भलाई का मुद्दा है। अगर ये चुनावी मुद्दा होता तो उनका कहना है, बड़े देखिए क्या गजब की लॉजिक है। अमित शाह जी कहते हैं कि अगर ये चुनावी मुद्दा उनके लिए होता तो हम 2019 में नहीं 2023 में इसको लाते। पर अमित शाह जी ये बताना भूल रहे हैं कि ये मुद्दा अब सन 2024 तक चलता ही रहेगा। 2023 क्यों, ये 2024 तक चलता रहेगा। यही सबसे बड़ा पुलवामा होगा, सबसे बड़ी अयोध्या यही रहेगा, सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक यही होगा, सबसे बड़ा 370 यही होगा, सबसे बड़ा 3 तलाक यही होगा। इसीलिए इसको लाया गया है। क्यों? क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी, तबाही, अर्थव्यवस्था का विध्वंस, जिस तरह की महंगाई आप कल्पना कर सकते हैं। प्याज के बारे में, आप प्याज की छोड़िए, आप किसी भी चीज को पकड़ लीजिए, जो खाद्यान्न है, जो दूसरी और चीजें हैं, कहीं भी आप जाइए, इस तरह की जब महंगाई होती थी तो भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में होती थी तो वो जुलूस पर जुलूस निकाला करती थी। लेकिन आज क्या मजाल कि कोई सोचे महंगाई पर जुलूस निकालने के बारे में। इसीलिए मैं कहता हूं कि नागरिकता कानून NRC के अभियान से पहले ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कोई समझ नहीं इसको पा रहा है कि कैसे इस कानून और NRC के अभियान से पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पॉपुलेशन रजिस्टर का काम ऑलरेडी शुरू करा दिया है। अभी बंगाल से खबर आई कि इस रजिस्टर की तैयारी को वहां की सरकार ने सामाजिक अशांति का कारण देकर रोक दिया है। कई लोगों का मानना है कि NPR जो है, इसकी जो प्रक्रिया है वो NRC का शुरुआती चरण है। जबकि अमित शाह जी क्या कह चुके हैं, वो कह रहे हैं, पहले उन्होंने साफ कहा कि पहले ये कैब आएगा फिर NRC। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CA भी आने जा रहा है,
सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने झारखंड में क्या कहा, कमाल की बात है। एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा नेता कुछ बोलता है। प्रधानमंत्री ने झारखंड की सभाओं में कहा कि नहीं नहीं, इसका कोई और मतलब नहीं है। कैब जो हम लाए हैं, ये जो सीए एक्ट जो अब बन गया है, ये सिर्फ नागरिकता के लिए है, इसमें किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, नागरिकता लोगों की जोड़ी जाएगी। कमाल की बात है। जबकि अभी पता चला है और ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि एनपीआर और एनआरसी ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। आप नौकरी करते हैं, आप कोई विद्यार्थी हैं, आप कोई रिटायर्ड आदमी हैं, आपके पास भी कई कार्ड हैं। जो कोई नौकरी नहीं करता उसके पास भी कई कार्ड हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन का कार्ड है, एक आइडेंटिटी कार्ड अगर वो ऑफिस में है, या रिटायर्ड भी अगर है तो रिटायर्ड लोगों को भी मिलते हैं कई जगह से आजकल आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन कमीशन के अलावा जो लोग पैन कार्ड रखें उनके पास पैन है। इसके बाद और जाइए, अगर कोई क्लब की मेंबरशिप है तो क्लब के मेंबर आप है। एक आधार कार्ड है। यानी 3-4 कार्ड इस भारत नाम के गरीब मुल्क में, जहां कई लोगों के पास रहने का घर नहीं है, कमरा नहीं है, संदूक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे गरीब और अमीर लोगों के इस देश में, चंद अमीर और ढेर सारे गरीब लोगों के मुल्क में इतने कार्ड लोगों को रखने पड़ते हैं कि एक कार्ड से लगता है कि कोई काम ही नहीं चलेगा। और अब एक नया कार्ड, वो कार्ड क्या होगा? एनपीआर। एनपीआर, अब ये जो जनगणना आयुक्त कार्यालय है भाई, वहां से जनगणना होती है, लेकिन जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम होगा वो जनगणना आयुक्त के कार्यालय से नहीं होगा। ये कहां से होगा? ये सब समझ रहे हैं, सीधे सरकार यानी कैबिनेट सेक्रेटरीट, गृह मंत्रालय, ये इसको डील कर रहे हैं। ये एक डेटाबेस होगा जिसमें नागरिकों के डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठे किए जाएंगे। 2020 के फरवरी महीने से इसको बहुत तेजी से शुरू किया जाएगा, ऐसी हमारी सूचना है। इसमें 14 सूचनाएं मांगी गई हैं, और वो जो 14 सूचनाएं मांगी गई हैं दोस्तों, ये आमतौर पे जब जनगणना होती है देश की, उस वक्त भी ये सूचनाएं मांगी जाती हैं। अब आप हमसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं अपने देश की सरकार से, अपने आप से भी, आपसे भी, कि भाई जनगणना जब होती है देश में, तो भी अगर ये सूचनाएं मांगी जा रही हैं, तो एनपीआर किस चीज के लिए है? इस पर हमने कुछ सरकारी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और पाया कि एनआरपी दरअसल एनआरसी से जुड़ा हुआ मामला है। इस तरह इतनी भयानक फिजूल खर्ची, आपको याद है ना, 1600 करोड़ खर्च करके असम में एनआरसी कराई गई, और वो एनआरसी को सरकार ने ध्वस्त कर दिया, ये कहकर कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि असम सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, उसने हाथ खड़े कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उसमें मुसलमान केवल नहीं आए थे, हिंदू भी आए थे। 11-12 लाख हिंदू या नॉन मुस्लिम अगर कह दिया जाए तो ये आए थे उसमें, जो जिनके पास आधिकारिक नहीं था कोई हिसाब कि वो कहाँ से आए हैं, क्या हैं, कैसे हैं, वो बेचारे अपना आइडेंटिटी पेश नहीं कर सके थे। तो ये वजह है दोस्तों जो आज हमारे देश में इस तरह का तांडव मचाया जा रहा है। इसके पीछे असल कहानी यही है। अब इसमें यह भी दलील दी जा रही है कि यह विदेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए है। तो इसके लिए देश की समूची जनता क्यों झेले? वो क्यों अपने भारतीय होने का सर्टिफिकेट जुटाने में जान दे? लोग घूमते रहें कि हम भारतीय हैं। आपको एमपी बनाते हैं जो लोग, आपको जो एमएलए बनाते हैं, आपको जो मंत्री बनाते हैं, आपको जो प्रधानमंत्री बनाते हैं, उन लोगों को आपने इस कदर उनको हाशिए पर डाल दिया है, बेमतलब बना दिया है कि वो अपने पास से ढूंढते रहें, इसी में अपना सारा वक्त खर्च कर दें कि वो भारतीय हैं। और माफ कीजिएगा, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हमारे टेम्पो वाले, हमारे ऑटो चालक, हमारे टैक्सी चालक, हमारे गरीब किसान, हमारे आम मजदूर, सबके बीच ये दुष्प्रचार, एक झूठ उगला जा रहा है कि जो कानून आया है आप मत घबराइए, ये सिर्फ मुसलमान लोगों के लिए है। पोलराइजेशन कराया जा रहा है। दोस्तों, सबके लिए है, ये बार बार मैं बता रहा हूं। और हम ही नहीं,
तमाम देश के मीडिया में, जो भी प्रिंट मीडिया है, आप वेबसाइट्स हैं, सब में ये कही जा रही है बात कि एनआरसी जो असम में हुई थी उसमें सभी तरह के लोगों को इस तरह के प्रमाण पत्र पेश करने थे, और वही कारण है कि जो लोग मरे उसमें तमाम तरह के लोग थे। जो जिस तरह से नोटबंदी में लाइन में लोग मरे थे, उसी तरह से अपनी यंत्रणा, अपनी यातना को झेलते झेलते लोग मरे, उसमें हर समुदाय के लोग थे। तो ये जो बात कही जा रही है कि नहीं नहीं, इससे तो केवल एक समुदाय प्रभावित होगा, ये सरासर झूठ है। सारे लोगों को इसमें बेहाल किया जाएगा। बाहर से आने वालों को की नागरिकता के मामले में जरूर बात है कि एक कम्युनिटी को केवल वंचित किया जाएगा, लेकिन अगर आइडेंटिटी आपको पेश करनी है एनआरसी में तो आपको लाना पड़ेगा। और एक तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक झूठ और प्रचारित किया जा रहा है। मैं झूठ को भी सामने लाना चाहता हूं आज के कि क्या सच है क्या झूठ। वो ये कि इसका विरोध तो केवल एक कम्युनिटी विशेष कर रही है। तो क्या भारत के सारे आईआईटीज मुसलमान हैं? क्या भारत के जितने महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं वहां सिर्फ मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं? आपने जामिया को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आपने एक पहचान दे दी है कि मुसलमान, जैसे लगता है कि दोनों पर्यायवाची हैं। दोस्तों, जिन विश्वविद्यालयों में, जिन संस्थानों में इसके विरोध में आवाजें उठी हैं, वो सिर्फ जामिया नहीं है, सिर्फ एएमयू नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके नाम में हिंदू लगा है। तो क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आप हिंदू संस्थान के रूप में देखते हैं? वो एक राष्ट्रीय संस्थान नहीं है? हर समाज, हर बिरादरी, हर सोच, हर चिंतन के लोग क्या वहां नहीं रहते? कानपुर आईआईटी, अलीगढ़, रोहतक, चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद आईआईएम, मुंबई का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, कालीकट यूनिवर्सिटी केरल में, बेंगलुरु में आईआईएम, दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, तमाम तरह के संस्थान, लखनऊ में, गुवाहाटी में, कोलकाता में, जादवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, हर जगह, पुडुचेरी, चेन्नई, तमाम जगहों पर संस्थानों में आवाजें उठी हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनको सिर्फ मुस्लिम एक प्रोटेस्ट बताना, सिर्फ ये कहना कि एक खास समुदाय विशेष के लोगों के अंदर ये जानबूझ करके दुष्प्रचार कर दिया गया है कि वो लोग खड़े हो रहे हैं, वो लोग आवाज उठा रहे हैं, और उसके आड़ में अगर सत्ताधारी दल के लोग और दूसरे और किस्म के लोग अगर पोलराइजेशन चाहते हैं, तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी साजिश यकीनन आपके देश के खिलाफ, आपके देश के लोकतंत्र के खिलाफ रची जा रही है, और इस पर जरूर सावधान होना चाहिए। आप ये भी देखिए कि जामिया या सीलमपुर जैसी घटनाओं के बारे में क्या कहा जा रहा है। जामिया के बारे में अब तो पुलिस ने यह भी मान लिया है कि उस इलाके में हंगामा करने वाले बाहरी थे। अगर बाहरी थे, गिरफ्तारियां जिनकी हुई हैं वो सभी बाहरी थे, तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आदि पर खूंखार हमला क्यों? क्योंकि आप जामिया को, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मुस्लिम का पर्याय समझते हो, जबकि वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनकर खड़ा हुआ था। वो एक आधुनिक विश्वविद्यालय है जहां हर मजहब और विचार के बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षक अलग अलग ढंग के विचारों के उन्हें पढ़ाते हैं। एक और बात कही जा रही है, वो ये कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट पर उपद्रव के पीछे कांग्रेस है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। मैं कोई कांग्रेस का बचाव नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस ने अतीत में और आज भी न जाने कितने राजनीतिक गुनाह किए हैं, लेकिन उनका जो आरोप है कि इसके पीछे कांग्रेस है, लेकिन उनकी पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उपद्रव के पीछे आम आदमी पार्टी है। क्या बात है! जो राष्ट्र का सबसे बड़ा सत्ताधारी नेता है वो कह रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस है, और जो प्रदेश का उन्हीं की पार्टी का नेता है कह रहा है कि आम आदमी पार्टी है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब दोनों सच नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि एक ही पार्टी के नेता दो तरह की आवाजों में बोले? ये दोनों सच नहीं है। और सच क्या है? सच यह है कि उपद्रव की जो पैदाइश है उसके पीछे सरकार है और सत्ताधारी दल है। आपने बेरोजगारी से, तबाही से अर्थव्यवस्था की, शिक्षा की, जो जिस तरह से शिक्षा को आप ध्वस्त कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर जिस तरह से हमला हो रहा है, जिस तरह इस देश में अस्पतालों में मरीज जो है जगह नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, पूरे मुल्क में गरीबी और अमीरी के बीच में खाई लगातार बढ़ रही है। इन चीजों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आपने एक लंबा तंत्र खड़ा किया है, एक लंबी
उलझन पैदा की है लोगों के सामने, ताकि आप उनको लगातार उलझाए रखें। आपको लगा कि अयोध्या खत्म हो गया, आपको लगा कि 370 खत्म हो गया, आपने बाजी जीत ली, लोग डर गए, लोग पीछे हट गए। तो अब आपके सामने एक समस्या थी कि भाई अब क्या करें। तो अब आपने आरएसएस का वो पुराना एजेंडा उभारा है और आपने उसको थोप दिया है। संविधान को एक तरह से आपने क्षतिग्रस्त किया है, संविधान के साथ एक भद्दा मजाक किया है। और यही कारण है कि आज इस देश में एक अजीब तरह का मंजर सामने आया है, जब लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति को एक खास मोड़ देने की आप कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दौर में मैं समझता हूं दोस्तों कि देश की जनता को, खासकर युवा पीढ़ी को ज़रूर सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आपकी सतर्कता, आपकी सजगता ही केवल इस खतरे को, देश के समक्ष ये जो बड़ा खतरा है, उससे बचा सकती है। चलते चलते दोस्तों, अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का लेख पढ़ा। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि पार्टीशन के बाद से जो काम बचा था उसको हमारी सरकार पूरा कर रही है। यानी जो चीज़ें हमारे देश के लिए ज़रूरी थी, जिनको एड्रेस नहीं किया गया था, उनको हम पूरा कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं आप समाज में, इस देश में एक नए ढंग का पार्टीशन तो नहीं पैदा कर रहे हैं, एक नए ढंग का विभाजन, एक नए ढंग का विभेद, जो हमारे इस खूबसूरत देश को, हमारे इस लगातार बेहतर होते समाज को कहीं पीछे तो नहीं ले जा रहे हैं, कहीं आप अंधेरे में तो नहीं ले जा रहे हैं इस पूरे समाज को। इसी खतरे से आप सबको दोस्तों आगाह करते हुए मैं फिर कहता हूं कि ये एक संकट की घड़ी है अपने देश के लिए, जमहूरियत के लिए और पूरे मानव समाज के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।